नमस्कार दोस्तों, आप सबों को एडवोकेट प्रभाकर झा का प्यार भरा नमस्कार। अभी तक हम लोगों ने देखा कि एफआईआर यदि पुलिस वाला ना ले तो क्या करना चाहिए, कैसे आप एफआईआर दर्ज कराएंगे। फिर हमने देखा यदि आपके विरुद्ध एफआईआर हो जाए या आपके अपनों के विरुद्ध एफआईआर हो जाए तो ऐसी स्थिति में आपको क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। आज हम देखते हैं जब भी कभी आपके या अपनों के विरुद्ध एफआईआर होता है तो क्या होगा, वह अरेस्ट होता है। इसलिए हमने आज का जो टॉपिक रखा है वो बहुत ही महत्वपूर्ण और समय की मांग है। वह है कैदी के कितने अधिकार हैं, उन अधिकारों में से मैं 10 जो मुख्य अधिकार हैं उसका चर्चा आज करते हैं। कैदी यानी प्रिजनर्स के 10 अधिकार की चर्चा हम लोग आपके साथ करने जा रहे हैं, तो अंत तक बने रहिएगा। तो इसमें से जो पहला अधिकार है वह आपके अधिकार होते हैं ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट। मान लीजिए कोई पुलिस वाला आपको आया अरेस्ट करने के लिए, तो आपके अधिकार हैं, आप पूछिए कि भाई साहब किस ग्राउंड पे आप मुझे अरेस्ट कर रहे हैं। यदि वह नॉन बेलेबल ऑफेंस में आपको अरेस्ट करने आएंगे तो वो वारंट लेके आते हैं, ठीक है। तो वारंट भी दिखाएंगे वो आपको कि क्यों आपको अरेस्ट किया जाएगा। सॉरी, नॉन बेलेबल बेलेबल ऑफेंस में जिस ऑफेंस से बेल इजीली मिलता है, यदि वो अरेस्ट करता है तो वो आपको क्या दिखाएंगे, वारंट। वो वारंट लेके आएंगे मजिस्ट्रेट से और वारंट के बारे में बताएंगे कि भैया मैंने आपके अगेंस्ट में ये बात है जो मैं आपको अरेस्ट कर रहा हूं। अब आते हैं दूसरा पहलू, नॉन बेलेबल ऑफेंस। नॉन बेलेबल ऑफेंस में क्या होता है, वह विदाउट वारंट भी आपको अरेस्ट कर सकते हैं, लेकिन वो आपको फिर भी ग्राउंड बताएंगे किस कारण से वो आपको अरेस्ट करने जा रहे हैं। अब आइए दूसरा, इन्फॉर्म अबाउट अरेस्ट। यदि आपको अरेस्ट किया जाता है, ऐसा नहीं आपको कहीं से भी उठाएगा लेके चला जाएगा, उसकी इंफॉर्मेशन दी जाती है। किसे? तो नॉमिनेटेड पर्सन आपसे पूछेगा क्या कोई फैमिली फ्रेंड्स या किसी को आप इन्फॉर्म करना चाहते हैं कि मैं अरेस्ट हो चुका हूं, तो आप बेशक बताइए। यदि आप किसी का भी नंबर देते हैं तो पुलिस वाला उन्हें कॉल करता है कि मैं फलाना थाने से बोल रहा हूं, आपके इसको हमने यहां पे अरेस्ट किया है, इस कारण से अरेस्ट किया है, आप फलाने पुलिस स्टेशन में आ जाइएगा और इस जगह से इनको अरेस्ट किया गया है, ताकि वो अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए हमारे से लीगल एडवाइजर को लेंगे, या यदि उनको लगता है कि कोई एविडेंस है जो यदि वो पुलिस वाले दिखाएंगे तो उसको छोड़ दिया जाएगा, तो भी वह एविडेंस लेके पहुंचेंगे। यानी प्रोटेक्शन का आपको पूरा राइट है, इसलिए आपके रिलेटिव्स को या नॉमिनेटेड पर्सन को राइट होता है इन्फॉर्म करने का। अब तीसरा आते हैं, नोट यूज मोर रिस्ट्रेंट देन नेसेसरी। मान लीजिए कोई चोर को आप अरेस्ट करने जा रहे हैं तो क्या करेंगे, पूरा पुलिस पलटन लेके जाएंगे क्या? बेशक नहीं। देखना होगा क्या वह कुख्यात अपराधी है या कोई ट्रिवियल मैटर में उन्होंने कोई काम किया है। आपको लगता है कि 2 या 3 से काफ़ी है, उतना लेके जाइए, आप उनको अरेस्ट करके ले आइए, पूरा पुलिस फोर्स ले जाने की जरूरत नहीं है। या यदि आपको पता है कि वो बहुत ही बड़ा क्रिमिनल है और उसका कई क्रिमिनल हिस्ट्री है और आप वहां पे जाएंगे लाठी डंडा लेके 2-4 पुलिस को लेके, तो खुद कैजुअलिटी के शिकार हो जाएंगे। इसलिए बोला जाता है कि नोट यूज मोर रिस्ट्रेंट देन नेसेसरी। रिस्ट्रेंट यहां पे पुलिस फोर्स के लिए यूज किया गया है, ठीक है। अब आते हैं चौथा, नो हैंड कफिंग एंड अननेसेसरी रेस्ट्रेंट। अब इसको अच्छे से समझिए, हैंड कफिंग मीन्स हथकड़ी लगाना और अननेसेसरी रेस्ट्रेंट मतलब अनावश्यक रूप से आपको रिस्ट्रेंट करना आपको। तो यदि आपको मान लीजिए कि अरेस्ट करने जाते हैं और आपको मान लीजिए चेक बाउंसिंग के मैटर में कोई ऑफेंस होता है, आप नहीं आते हैं, तो नॉन अवेलेबल वारंट लेके वो आपको अरेस्ट करने गए, तो क्या करेंगे, वो आपको सोसाइटी में जाएंगे और ये हथकड़ी लगा के लाएंगे? बेशक नहीं। यदि आप उनको सपोर्ट कर रहे हैं और आप उनको बोल रहे हैं ठीक है सर हम आपके साथ चलने को तैयार हैं, तो जरूरी नहीं है कि आपको हैंड कफिंग किया जाए और टाटा की तरह आपको यहाँ पे लगा दें, चेन यहाँ लगा दें ताकि आप भाग ही ना सके। बिल्कुल नहीं। इसलिए अननेसेसरी रेस्ट्रेंट जो है वो उनको रोका गया, पुलिस फोर्स को कहा गया कि हैंड कफिंग जो है तभी कीजिए जब लगता है वो भागेगा, यह हाथ में रस्सी या जैसे पीछे बांधते हैं तो तभी कीजिए जब आपको पता है कि यह बिल्कुल भागेगा या वह आप पे अटैक कर सकता है। ऐसा यदि आपके पास रीजन है तभी आप ऐसा करेंगे, अन्यथा बेशक नहीं। यदि वो आपको सपोर्ट कर रहा है तो आप उनको हैंड कफिंग नहीं करेंगे। इसका मेन रीजन यही होता है, आप किसी को आज अरेस्ट कर रहे हैं, यदि कल वो ट्रायल में एक्विटल हो जाता है, दोष सिद्ध नहीं होता है, आज आप उसको अरेस्ट करके लाए और हथकड़ी लगा दिए, तो क्या उसकी महिमा या गरिमा जो होती है, जो उसका रिस्पेक्ट होता है सोसाइटी में, क्या होता है, वो धूमिल होता है। आप उसको एक्विटल तो मिल ही चुका है, तो क्या आप उसके रिस्पेक्ट को रिटर्न कर सकते हैं क्या? बेशक नहीं।
इसलिए हथकड़ी या रेस्ट्रेंट जो है तभी किया जाता है जब सामने वाला बंदा जो है वो सपोर्ट नहीं कर रहा होता है या भागने की कोशिश करता है या अटैक करने की कोशिश करता है। ठीक है, अब आइए पांचवा, प्रोड्यूस बिफोर मजिस्ट्रेट विदाउट डिले। यदि आपको आज अरेस्ट किया गया पुलिस ऑफिसर के द्वारा तो क्या वो जब तक चाहे तब तक अपने हाजत में रख सकते हैं क्या? बिल्कुल नहीं। यदि ऐसा वो कर रहे हैं तो वो रूल को वायलेट कर रहे हैं। उनके पास यह ड्यूटी है कि वह आपको विदाउट डिले जितना जल्दी हो उतना जल्दी नियरेस्ट मजिस्ट्रेट के सामने प्रोड्यूस करे, और यदि उनको लगता है कि इंटरोगेशन करने के लिए उनको और भी ज्यादा अपने कस्टडी को बढ़ाना है उस कैदी का, तो वो परमिशन लेंगे, और यह परमिशन के बिना वह अपने पास ये पुलिस कस्टडी में ज्यादा दिन तक नहीं रख सकते हैं। और वो डिले कितना तक होगा? तो 24 घंटा। 24 घंटे के अंदर उसे नियरेस्ट मैजिस्ट्रेट के सामने प्रोड्यूस करना है, और वो आपका अधिकार है। यदि वो ऐसा नहीं करते हैं तो आप उनके अगेंस्ट जो है आप हाईकोर्ट में भी रिट डाल सकते हैं। ठीक है, अब आइए छठा, राइट अगेंस्ट सेल्फ इंक्रिमिनेशन, जो आर्टिकल या अनुच्छेद 20 का सब क्लॉज 3 है। यह संवैधानिक अधिकार है जिसमें यह कहा गया है कि आपको कभी भी आपके अगेंस्ट के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता। मान लीजिए आपने कोई केस किया तो क्या कहेगी पुलिस? यदि आप ऐसा नहीं करते हो तो तुम्हारे भाई को भी उठा लेंगे, हो सकता है ऐसा करता भी है लोग। तो यदि ऐसा होता है आपको आपके विरुद्ध गवाही देने के लिए वह फोर्स नहीं कर सकता है। इसलिए 161 का भी बयान होता है सीआरपीसी का, तो 161 के बयान को आप बाद में बोल सकते हैं कोर्ट में ट्रायल में कि हमने यह बयान नहीं दिया, यह पुलिस वालों ने झूठा बयान लिया था, तो उस बयान की कोई भी पुष्टि नहीं होती है। इसलिए 161 का बयान जो होता है वह कहीं ना कहीं सेल्फ इंक्रिमिनेशन के लिए भी यूज होता है, तो उसको आप बाद में डिनाई कर सकते हैं। आप कभी भी आपको आपके विरुद्ध गवाह देने के लिए फोर्स पुलिस वाला नहीं करेगा। यदि आपको इच्छा है कि हम कुछ नहीं जवाब देंगे, आप बोलिए सर मैं कुछ भी जवाब नहीं दूंगा, मुझे जो भी आंसर करना है, मुझे जो भी रिप्लाई करना है, मुझे अपने काउंसिल के साथ या मजिस्ट्रेट के सामने ही बोलना है। यदि आप ऐसा करते हैं तो आप बेशक मना कर दीजिए, कहीं भी किसी पेपर पर साइन ना करें। ठीक है, अब आते हैं सातवां अधिकार, राइट टू कंसल्ट लीगल प्रैक्टिशनर्स। यदि आपको अरेस्ट किया और आपके पास राइट है कि आप बिल ले सकते हैं, यदि आप लीगल प्रैक्टिशनर को नहीं लेंगे तो लीगल इंट्रिकेसीज जो कानूनी दावपेच हैं वो हर किसी को नहीं पता होता है। उसके लिए हमारे ऐसे लोग हैं जो 3 साल की डिग्री लेके कई साल जो कोर्ट में प्रैक्टिस किए हैं, तो उनको सारी बारीकियां पता होता है। तो अच्छे एडवोकेट को आप कीजिए जिनको आपके राइट्स और रिस्पॉन्सिबिलिटी सारा चीज पता हो, और जिस केस में आपको अरेस्ट किया गया है उस केस के बारे में उसको बारीकी पता हो, तभी वो आपका प्रोटेक्ट कर सकता है। यानी आपका राइट है कि आप लीगल प्रैक्टिशनर को कंसल्ट कर सकते हैं, और यह राइट दिया गया आपको आर्टिकल 22 सब क्लॉज 1 यानी अनुच्छेद 22 के सब क्लॉज 1 में जो है यह राइट कौन देता है? आपको संविधान देता है। अब आइए आठवां, राइट ऑफ फेयर एंड स्पीडी ट्रायल। यह जो है अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद 21 आर्टिकल 14 एंड 21 के तहत दिया गया है कि हर कैदी का यह राइट है कि उसको फेयर एंड स्पीडी ट्रायल दें। आप यदि किसी को अरेस्ट कर दिए, जुडिशियल कस्टडी में भेज दिए, तो क्या सालों साल रखेंगे? हाँ, ये बहुत बड़ी विडंबना है कि केस बहुत लंबा चलता है, और कई ऐसे कैदी हैं जो रियल में केस में इन्वॉल्व थे नहीं और उनको सालों साल रखा जाता है। तो क्योंकि प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ है, हमें हर चीज़ प्रोसेस से जाना पड़ता है, इसलिए डिले होता है। और हमारे यहाँ केस का कई सारे हजारों में लाखों में केस जो है पेंडेंसी है, इसलिए डिले होता है। बट कोशिश की जाती है फेयर एंड स्पीडी ट्रायल दे। फेयर ट्रायल मीन्स जो ट्रायल भारत के राष्ट्रपति यदि कोई क्रिमिनल ऑफेंस करते हैं उनके साथ होगा, वही ट्रायल एक जो गरीब है, बीपीएल पे है या अंत्योदय वाले हैं या झुग्गी में रहते हैं उनको भी वही ट्रायल होगा। ऐसा नहीं है कि उनका अलग और इनका। इसलिए फेयर ट्रायल कहां से? आर्टिकल 14 जो है फंडामेंटल राइट है, जो कि राइट टू इक्वलिटी की बात करता है, समानता का अधिकार। इसलिए यह फेयर ट्रायल सबके साथ बराबर होगा। फेयर ट्रायल को मेंटेन करने के लिए क्या किया जाता है? जो कोर्ट का प्रोसीडिंग होता है वह ओपन कोर्ट में होता है, सारे लोग देखेंगे। और यदि कोई पोक्सो का मैटर है, यदि कोई वुमेन का ऑफेंस से रिलेटेड है और जरूरी है कि उनके सीक्रेसी का आइडेंटिटी को हाइड करना होता है, तो वो उसको जो है कैमरा प्रोसीडिंग में रखा जाता है, अन्यथा वो ओपन कोर्ट में होता है फेयर ट्रायल को मेंटेन करने के लिए। अब आइए 9th राइट, राइट ऑफ फ्री लीगल एड। ये बाद में संविधान में जोड़ा गया है, ये जरूरत थी, तभी हमारे संसद ने इसको पास करके आर्टिकल 39 का सब क्लॉज ए। अब इसमें क्या गया? फ्री लीगल एड। मान लीजिए कि कोई गरीब है जिसको खाने का ही नहीं है, तो वो खुद प्रोटेक्ट क्या करेगा? जो डाउन ट्रोडन है,
जो लोग समाज के बहुत निचले तबके में हैं इकोनॉमिकली, वैसे लोगों को सरकार मुहैया करवाएंगी। हमारे ऐसे प्रैक्टिशनर को, जो भी लीगल एड की सोसाइटी में जुड़े हुए होते हैं, वैसे एडवोकेट को कहता है कि आप उनको प्रोटेक्ट कीजिए, उनको फेयर ट्रायल मिले, इसके लिए आप उनको सरकार की तरफ से उनको प्रोटेक्शन दिया जाता है। तो उनको सरकार इसका खर्चा उठाती है और उसको फेयर ट्रायल को कराने में हेल्प करता है। इसलिए जो राइट है वो फ्री लीगल एड, इसलिए हर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में एक फ्री लीगल एड सोसाइटी होता है। आप यदि गरीब हैं या आपके आसपास में कोई गरीब है और अरेस्ट हो चुके हैं, तो कृपया करके उनको सजेस्ट कीजिए कि वह जाके हर लीगल एड सोसाइटी में जाके बात करें कि सर मेरे पास रुपया नहीं है, मैं केस नहीं लड़ सकता हूं या नहीं लड़ सकती हूं, तो कृपया करके मुझे यह जो है फ्री लीगल एड का सुविधा मुहैया करा दें। और हर पढ़े लिखे लोगों का यह दायित्व बनता है कि सरकार के इस मुहिम में शामिल होकर उन्हें वह गाइड जरूर करें। अब आता है 10वां और अंतिम राइट, वह है राइट टू बी एग्जामिन्ड मेडिकली। आपको अरेस्ट किया गया, पता चला रात भर खूब पीटा, आपको दम भर पीटा है, और तो क्या ये टॉर्चर जो है वह कहीं ना कहीं इलीगल है। इसलिए आपका टाइम टू टाइम मेडिकली जो है आपको एग्जामिन करवाया जाता है, ताकि जब आप आए थे तभी आपके बॉडी पे कोई मार्क नहीं थी, इंजरी नहीं थी। क्या यदि 14 दिन के बाद आपको फिर से मेडिकली एग्जामिन किया जाता है, यदि कोई मार्क टॉर्चर का निकलता है और वह संज्ञान में आता है मजिस्ट्रेट का, तो वो टर्मिनेट भी हो सकता है, डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग स्टार्ट हो सकता है उस आईओ के अगेंस्ट में, या कोई भी डिपार्टमेंटल एक्शन भी उनके अगेंस्ट में लिया जा सकता है। इसलिए उसका राइट है मेडिकली एग्जामिन करने का। साथ ही साथ जब आपको लगेगा कि आप कुछ मेडिकली अनफिट हैं, तो आप रिक्वेस्ट कीजिए, आपका वहां पे मेडिकली एग्जामिनेशन होगा। मुझे लगता है मैं आप लोगों को ये 10 राइट बताने में असफल हुआ हूं। यदि मैं अपने मिशन में सफल रहा तो कृपया करके आप समूह से मेरा विनम्र निवेदन है कि कृपया करके हर उन लोगों तक मेरा ये वीडियो पहुंचाइए जिसे आज इसकी ज़रूरत है। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया करके इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और औरों के साथ शेयर करें, ताकि मेरा मुहिम आगे बढ़ सके। जय हिंद, धन्यवाद।